अब डायरेक्टली 7 क्वेश्चंस उठ के देखो, 7 क्वेश्चन 2023 में यहीं से आ गए थे, मनी एंड बैंकिंग से, कोई सोर्स रेफर करने की नीड ही नहीं। Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So this particular video is regarding strategy of economics for UPSC prelims 2025. So here are 6 points which we have to discuss in this particular video. Syllabus, the backbone of preparation, sources to be referred, distribution of the last 10 years and questions. और ये सबसे ज़्यादा डीप एनालिसिस और सबसे ज़्यादा बेस्ट एनालिसिस आप अभी तक का देखोगे। क्वेश्चन के सोर्स कहाँ से आते हैं, आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट सोर्सेज, एनालिसिस ऑफ सोर्सेज, कैसे पढ़ना है, डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस, हाउ मेनी you are able to correct them. Okay, so let's start with this video. So this is the syllabus in prelims: economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. But let me tell you a thing, this is just a exclusive syllabus. इसकी कोई ये नहीं है कि बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, बस यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बाय एनालाइजिंग PYQs, बाय एनालाइजिंग CDS, CAPF और अदर एग्जाम्स जो यूपीएससी पूछता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, सोर्सेज टू बी रेफर्ड। सो कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यूजुअली हमें कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, या फिर विवेक सर हैं, देर आर सो मैनी टीचर्स इन इंडस्ट्री, मृणाल सर हैं, अदर टीचर्स हैं कुछ। अब देखिए एनसीईआरटी में अगर आप लोगों को पता हो तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, एनसीईआरटी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में लिखा गया है, इकोनॉमिक्स की स्पेशली इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जो चीज़ आपको सीधे सीधे समझाई जा सकती है वो घुमा के समझाई गई है। तो अब पता है आपको एनसीईआरटी आपको कौन रेफर कर रहा है? आपको एनसीईआरटी वो लोग रेफर कर रहे हैं या तो जिनके पास उनके खुद के सोर्सेज नहीं है, या तो जिन्होंने खुद ये सोर्सेज फॉलो किए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट अब क्योंकि उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सोर्सेज आपको रेफर नहीं कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू इन अ वेरी 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 स्पेसिफिक वे, विदाउट प्रमोटिंग एनी टीचर, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप लोगों के लिए जो बेस्ट है मैं वो बताता हूँ। सो सबसे पहले श्री मृणाल पटेल इकोनॉमिक्स हैंड आउट, जो सर पढ़ाते हैं, मृणाल सर, PCB 10, 11, 12 कुछ भी ले लो। PCB का मतलब आई थिंक पोस्ट कोरोना बैच करके है, 10 का मतलब है जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 11 का मतलब उसके बाद, 12 अभी लेटेस्ट उनका बैच चला है। इनके नोट्स पढ़ने के बाद इसमें सर ने 40 ईयर्स ऑफ PYQs इंक्लूड किए हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सर ने रिसेंट के PYQs इंक्लूड किए हैं, CDS के, UPSC के, CAPF के, ठीक है, इनके PYQs उनके, जैसे आपने एक मनी का टॉपिक पढ़ा, अब उसके नीचे जितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं सर ने नीचे दे रखे हैं, तो आप इजीली उसको समझ कर यहाँ सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, 40 ईयर्स ऑफ PYQ सॉल्व बुकलेट ले लो एक, ठीक है, देर आर सो मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनकी जो बुकलेट्स हैं आप उठा लो 40 ईयर्स की, और डीप एनालिसिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उनका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो। सेकंड थिंग, थर्ड, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑलरेडी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर PDF, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, मैं आपको सच बताता हूँ, मनी एंड बैंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। अभी मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसको आप रेफर कर सकते हो, विवेक सर की एक 550 प्लस करके MCQ की बुकलेट आती है, आप वो पर्टिकुलर बुकलेट में 200 क्वेश्चन आई थिंक रिगार्डिंग इन्हीं के हैं, सिर्फ मनी एंड बैंकिंग, सिर्फ इसको करना है, पूरी बुक सॉल्व नहीं करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, किसी की वीडियो देख के मत करना, खुद से सेल्फ स्टडी करके करना, ठीक है, व्यूज मत दो किसी को अननेसेसरी, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। मेन मुद्दा क्या है, मनी एंड बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना, और वो सेल्फ स्टडी से होगा, ठीक है। PT 365 फॉर करंट अफेयर्स, आप PT 365 पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, या फिर मृणाल सर की विन सीरीज करके आती है, विन सीरीज का मतलब है सर का खुद का करंट अफेयर चलता है इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है, कुछ स्टैटिक पार्ट के दीजिए, लाइक फॉरम IAS का SFG चलता है, विजन IAS के जो स्टैटिक पार्ट के टेस्ट है, 3-4 टेस्ट दीजिए, आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ही आप फुल लेंथ टेस्ट पे जंप करोगे। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आप इतना कर लेते हो तो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो डियर फ्रेंड्स आप 17 to 18 100% करेक्ट करके आओगे। बट अब ध्यान से सुनना, पढ़ना कैसे है, मेन चीज़ ये नहीं है कि भाई सोर्सेज देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, सोर्सेज सबको पता है, देयर आर टोटल 979 वैकेंसीज दिस ईयर, अप्रोक्सीमेटली 13 के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, ये जो क्वालिफाई करेंगे ना, ये सबको ये पता है, जो नहीं कर रहे उनको भी ये पता है, जो करेंगे ना, ये जो करने जा रहे हैं उनको पता है कि पूरे जो 1200 पेजेस ऑफ हैंडआउट है
उसको कैसे स्ट्रेटजिकली पढ़ना है, कैसे उसको 2 से 3 घंटे में और एग्जाम डे के दिन 30 मिनट्स में पूरा रिवाइज करना है। अब देखो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम से, वहां से डाउनलोड करना। देखो डिजिटाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ से हटाओ, मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर से 23 क्वेश्चंस आए हैं। ऑटोमेटिकली मुझे पता लग गया यार एग्रीकल्चर मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। 16 क्वेश्चंस फाइनेंशियल मार्केट से आए हैं, तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल मार्केट्स बाय हार्ट। 42 क्वेश्चंस एक्सटर्नल सेक्टर, 20 क्वेश्चंस फॉर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बजटिंग, 18 क्वेश्चंस। तो जब आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बजट है और यहाँ पे मनी है, तो आप सबसे पहले इसको प्रिपेयर करोगे बिकॉज दिस इज समथिंग यहाँ से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। समझ आ रहा है? तो प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटीज सेट करके रखो क्या करना है। या फिर अगर देखो अगर आपको गधे घोड़ों की तरह प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल करिए, अपने आप 2-3 अटेम्प्ट खराब होंगे, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्रॉड जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सटर्नल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन, पेमेंट इकोसिस्टम, इन्फ्लेमेशन रिसेशन, फिजिकल पॉलिसी। देखिए ये जो मैं चार्ट बता रहा हूँ, ये जो चार्ट है ये सबके लिए है, मतलब जो मृणाल सर के नोट्स को पढ़ते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी है, ठीक है, जो अदर टीचर से पढ़ते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देख लो, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। अब देखो फिर वही वाला जो हमने पीछे अभी चार्ट देखा था, जो ये वाला है, ये इसी का एक डिटेल वर्जन है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से बताओ कितने क्वेश्चन आए थे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अननेसेसरी इस टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ भाई सबसे पहले ये सब कुछ छोड़ कर ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करो। इससे एक क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पिछले 10 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, रिजेक्ट, हटा दो। अगर आ गया तब भी कोई नहीं कर पाएगा, इसको हटाओ। तुम्हारा मुद्दा क्या होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करो, जहां से 99.9% क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अगर 10 साल के क्वेश्चंस को देखें तो मेन चीज़ आती है कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हम फॉलो करते हैं। 48 क्वेश्चन इजेंशियल मटेरियल, 37 क्वेश्चन रेफरेंस मटेरियल, इजेंशियल न्यूज़पेपर 89 क्वेश्चन, रैंडम रिसोर्सेज 20 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर 10 साल में 2 क्वेश्चन रैंडम आए हैं जो कि बहुत ऑब्वियस है, तो वो यहाँ से हैं, ठीक है। इजेंशियल न्यूज़पेपर ऑलरेडी आपके हैंडआउट में कवर है, पहला। 37 क्वेश्चन जो रेफरेंस मटेरियल, कोई रेफरेंस मटेरियल लेना ही नहीं है, क्योंकि जो हैंडआउट है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जो सर ने बनाया है वो बहुत अच्छा है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग है। बट अभी मैं बताता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ों की जो कमी है उसको कैसे दूर किया है स्पेशली मैंने, और उसमें मैंने कैसे एडिशन कर रखा है इंडेक्स के साथ। तो आपको पता चलेगा कि यार ये अब जाके बेस्ट हुआ है, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ऑल्दो ही इज़ अ गुड टीचर, सबको पता है ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, बट द थिंग इज़ कि कई बार हमें अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाना पड़ता है कि हम अच्छे से कर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं, समझ आ गया आपको। अब देखिए डिफ़िकल्टी लेवल का अगर एनालिसिस करें तो 2015 में देयर आर 21 क्वेश्चन, ईजी 3 थे, मीडियम 15 थे, डिफ़िकल्ट 3 थे। 2016 में 23, 7 क्वेश्चन ईजी थे, 10 मीडियम थे एंड डिफ़िकल्ट 6 थे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम सीधा यहाँ पे 23 पे आओ। 18 क्वेश्चन, 8 ईजी, 7 मीडियम, 3 डिफ़िकल्ट। 2024 में 15 क्वेश्चन, 5 यहाँ से, 8 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, कुछ 1-2 साल को अगर आप हटा दो 2019 और 2016, हर साल 3 या 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लेकिन पता है आपको किन का प्रीलिम्स निकलता है, जो यहाँ से क्वेश्चंस गलत करके नहीं आते हैं, ईजी और मीडियम से। ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए, अगर ये गलत हो रहे हैं तो आप 100% फेल हो, ठीक है। और यहाँ से एक गलत हो जाए चलेगा, क्योंकि मीडियम लेवल का भी हमें आता ही है। मुद्दा ये है, ये गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको टच भी मत करो अगर नहीं आता तो, बट इन दोनों पे फोकस करना अगर आपको उस पीटी की लिस्ट में आना है तो। और ये मैंने आपको कट क्लियर बता दिए, तो प्रायोरिटाइज करो और कैसे पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। ये मृणाल सर के हैंड आउट है। अब मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ इस पर्टिकुलर हैंड आउट की। मृणाल सर के जो हैंड आउट है ना, जो भी सर के नोट्स हैं, हैंड आउट कहते हैं उनको, वो 6 चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर 1 ये है मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर 2 बजट है, जीएसटी है उसमें, 3rd में इंटरनेशनल ट्रेड बीओपी है, 4th में सेक्टर्स जीडीपी इन्फ्लेशन है, 5th में इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। टोटल 1200 पेजेस के नोट्स हैं। आप सब डर गए होंगे इतने बड़े नोट्स हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो
1200 पेजेस की ये जो नोट्स हैं, इनमें एक बड़ी बात बताता हूँ, इसमें आपका नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स भी कवर होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर होता है, बजट भी कवर होता है, पॉवर्टी वाला पार्ट भी कवर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट भी कवर होता है, और सुनते जाओ, एक दो जो पीआईबी हो गया या फिर कोई करंट अफेयर हो गया वो भी कवर होता है, पीवाईक्यूज कवर होते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, इन सब के, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर हैंडआउट में कवर होती हैं। प्लस मीम्स के थ्रू सर पढ़ाते हैं, मीम्स वगैरह बहुत सारे अटैच होते हैं, हिंदी वर्जन अटैच होता है, तो ये पेजेस हो जाते हैं 1200। तो अगर मैं इन सब फालतू की चीज़ जो आप कहते हो इनको हटा दूँ तो ये भी 200-250 पेज के नोट्स हैं, नॉट मोर देन दैट। तो पढ़ना कैसे, देखो बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन अब देखते हैं आपको कौन बताते हैं, बट मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे करना है। इसको अभी हटाओ, बस इस पर फोकस करो। मनी एंड बैंकिंग, अगर आप ये वाला चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के जाते हो तो हर साल यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। 2024 में पूरे 10 क्वेश्चन यहीं से आ गए थे, 7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 2018 में, 2019 9 दिख रहा है। बजट 0 क्वेश्चन यहाँ से आए, इंटरनेशनल ट्रेड से 1 क्वेश्चन आया है, सेक्टर ऑफ जीडीपी से 5 क्वेश्चन। मतलब अगर आप देखो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज 1 एंड देन 4 देन 3 एंड देन 2, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स मैं आपको फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। ये दोनों पिलर मत पढ़ना, अगर आप इतना ही पढ़ते हो तो आपको 800 पेजेस में ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पिलर मैं आपको कवर करवा दूंगा, उसमें सब कुछ होगा, टेंशन मत लेना, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ पीवाईक्यूज हैं, उनके रिपीटेड थीम्स और एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हो 40 ईयर्स के, ठीक है, तो आपको फायदा कितना होने वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द लीगल टेंडर। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, लीगल टेंडर है ना। उसके बाद उसने क्या बोला, ये मनी से क्वेश्चन आया है, ये मनी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ये मनी से क्वेश्चन आया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। इधर भी लीगल टेंडर ही पूछ रहा है वो, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग विच अबव आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 2017 अगेन विद रेफरेंस टू, सॉरी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है उन्हीं थीम्स पे आ रहे, क्वेश्चन भले रिपीट नहीं होते बट थीम्स वही होती है मोर और लेस, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मैंने सेम लगा रखे हैं, बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि पीवाईक्यूज जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको थोड़ा सा जो PCB 12 है, जो बिगिनर्स हैं, इसको कैसे आपको रीड करना है कि आप इसे 7 to 8 डेज में रीड करके ख़त्म करो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मैंने अपने वैल्यू एडिशन कर रखा है, मैंने अपने PCB 12 में, जो एक होल कम्युनिटी को बहुत हेल्प कर सके, ठीक है। अब देखिए, लेट्स स्टार्ट विद पिलर 3B, BOP, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स, SDR, नीर, रेर, PPP। हम इस पर्टिकुलर पिलर में ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब देखिए ये इसका इंडेक्स है, और ये बहुत वंडरफुल इंडेक्स है यार, स्टेरिलाइजेशन, मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991, ये पूरा इंडेक्स है, इसमें हमें यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, BOP, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स, SDR, नीर, रेर, PPP, ठीक है। यहाँ पे BOP को हमने पीछे पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे हम यहाँ समअप कर रहे हैं, तो इस पर अभी हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। अब मैंने जो किया वो देखो, सर ने स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या करा था, सर ने स्टेरिलाइजेशन के लिए ये यहाँ पे एक मीम लगा रखी थी, ठीक है। और वो उस मीम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे, मतलब आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सर चाहते हैं कि स्पून फीडिंग ना करवाऊँ, कुछ बच्चे खुद भी करें, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने स्टेरिलाइजेशन को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक अपने टूल्स का यूज़ करके फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। इसका मेन एम होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई में अनवांटेड चेंजेस ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ भी मैंने हर जगह एग्जाम्पल देकर समझाया है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, केस 1, फॉरेन इन्फ्लोज आए इकोनॉमी में। सपोज फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, समझ लो एलोन मस्क यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, इससे रुपी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जो एक्सपोर्ट्स को कॉस्टली और इम्पोर्ट्स को चीप बनाता है। तो कंट्रोल दिस, अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो क्या करना है, RBI फॉरेन करेंसी बाय करेगा और डोमेस्टिक करेंसी रुपये रिलीज करेगा। प्रॉब्लम, मनी सप्लाई बढ़ने लगेगी, इन्फ्लेशन का रिस्क आ जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहता है, RBI बॉन्ड्स इशू करता है या ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जिससे एक्सेस रुपये एब्जॉर्ब हो जाए। ये इंश्योर करता है कि मनी सप्लाई स्टेबल रहे और इकोनॉमी ओवरहीट ना करे। तो आप जब इनको पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए,
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सर ने क्वेश्चन लगा रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। आप इसको सॉल्व करिए, अगर आपको समझ आ गया तो आप कर लोगे। उसके बाद एक मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा है, ये किसी को समझ नहीं आता है और यहाँ पे मीम्स में था, तो मुद्दा ये था कि इसको समझाएं कैसे। तो मैंने यहाँ पे आपको मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा समझा रखा है पूरा डिटेल में, और उसके साथ साथ सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 कैसे ये मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसको यहाँ से समझेंगे। और जहाँ जहाँ मैंने ऐड किया है सिर्फ मैंने वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं कि इंग्लिश एडिशन डन बाय मी, एक्स्ट्रा एडिशन डन बाय मी, सच, और कहीं भी इसके अलावा ये चीज़ ऐड नहीं की गई है। जो अनइथिकल है वो अनइथिकल है। मैंने आपको बताया है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज़ अनइथिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड करी हैं, मतलब जो मैंने लगाई हैं वहाँ पे ये हैं, ठीक है। सर का हैंड आउट है, ये बात क्लियर है। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में है उसमें डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है? अब क्यों आता है? क्योंकि पुअर नेशंस हैव टू इंपोर्ट मोर, जो गरीब देश है उनको ज़्यादा मंगाना पड़ता है, तो दोनों के बीच में पेमेंट सही हो नहीं पाती, तो जीरो बैठ नहीं पाता है। दूसरा सेक्युलर और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम, कंज्यूमरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। सी, मैं यहाँ आपको डेमो नहीं दे रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने इस इंडेक्स में, इस पर्टिकुलर मॉडल में, हैंडआउट में इंक्लूड करी है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, बेसिक चीज़ें फॉरेक्स रिजर्व क्या है ये नहीं पता है, तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है कंट्री के पास जो फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आईएमएफ के रिजर्व पोजीशन का कलेक्शन होता है। ये रिजर्व सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई के पास होते हैं और इकोनॉमी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको समझ आ गया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। तो अब आप मेरे से पूछोगे सर फॉरेक्स रिजर्व अब कब हमारा अप होता है और कब डाउन होता है? अब कब होगा? इन सिचुएशन व्हेन आरबीआई हैज टू बाय डॉलर्स टू नेट बीओपी, जब हमें डॉलर खरीदना पड़े ज़्यादा, समझ आ रहा है? व्हेन बोथ करंट एंड अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस। लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। मुद्दा ये है कि पहले आपको पिलर 3.1a समझना पड़ेगा, तब आप इसे इजिली समझ जाओगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माई हैंड आउट, ठीक है, प्लस माई इकोनॉमिक्स कोर्स, ठीक है। इसको आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये बहुत डिफरेंट हैंड आउट है, इसमें सब कुछ समझ आ रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि सर 850 पेजेस का जो ये हैंड आउट है, इसको मैं 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट्स या 30 मिनट या 3 आवर्स में कैसे, आप कैसे कह रहे हो कि आप मैं इसे समझ लूँगा? तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स का इंडेक्स है, ठीक है, मेड बाय मी। नाउ आप ध्यान से देखिए, कंप्लीट इकोनॉमिक्स बाय इंडेक्स, कैसे इंडेक्स से कंप्लीट करते हैं वो देखिए। ये पिलर 1 है। अब आपको मैं बताऊँ, आपको वो 1200 पेज कभी पढ़ने की नीड है ही नहीं, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। तो करना क्या है, आप जब दो बार वो डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे ना, तीसरी बार देखो मनी के फंक्शंस क्या है, एसटीडी, ठीक है। एसटीडी स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। कमोडिटी मनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मेटेलिक मनी इंट्रिंसिक वैल्यू यस होती है। फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन, फुल बॉडीड कौन से होते हैं, टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं। टोकन कॉइन्स के अंदर टोकन कॉइन्स को हम कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने सामने एक्सप्लेन कर रखी है ना, आपको वो बुक से पढ़नी नहीं है। अब ऐसे समझो कि आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। अब आपको ये नहीं आता कि सीबीएस क्या है, समझ लो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ऑल दो लिखा है मैंने सब कुछ, बट समझ लो मैंने सीबीएस नहीं लिखा है। तो जस्ट जंप टू दैट 14 पेज, डायरेक्ट हैंडआउट का 14 पेज खोलो और वो पढ़ के वापस यहीं पे आ जाओ। तो इस तरीके से इस इंडेक्स की मदद से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस इंडेक्स में लास्ट के 40 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज की सारी इंपॉर्टेंट थीम्स मेंशन है। एंजल्स लॉ, मिजरी इंडेक्स, कुजनेट्स कर्व, सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है। गिफेन गुड्स, वेबलेन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इम्पॉसिबल ट्रिनिटीज, दैट इज मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा, अभी हमने पीछे पढ़ा था। लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, सारे के सारे ग्राफ एक साथ में है। जो भी चीज़ इकोनॉमिक्स में, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम, गुडहर्ट्स लॉ, ओकुन्स लॉ, ग्रैंडफादर क्लॉज, गोल्डन हैंडकफ, फ्लिप कर्व, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, जो भी चीज़ें आपके लिए टफ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो यूपीएससी पूछेगा ऑफ कोर्स। उसके बाद असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में क्या आता है, कौन निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट्स, आईएमएफ की सारी रिपोर्ट्स, ओईसीडी की रिपोर्ट्स, बीआईएस की रिपोर्ट्स, जो भी यूपीएससी में आ जाए वो सब कुछ आपके लिए इंक्लूडेड। डब्ल्यूएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, यूएनडीपी की रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट चीज़ जो इकोनॉमिक्स में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंक्लूडेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है। सो मेक श्योर कि दोनों चीज़ें आपके पास हों।
एक बार हम वापस अपनी उसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि फिर से आपको सोर्सेज का एक बार मैं बता दूं। तो मृणाल सर के हैंडआउट पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं, 850 पेजेस के हैं, अच्छे से पढ़िए। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है इंग्लिश में उसे पढ़िए। आपको ना कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, ना किसी की ऑडियो सुननी पड़ेगी, आप वहीं से डायरेक्टली समझ जाओगे। दूसरा, 40 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू की सॉल्व बुकलेट मार्केट से खरीद लो और डिटेल में सॉल्यूशन को पढ़ो और 50 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो। वरना देखो, हांटते रहो, घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रीलिम्स नहीं निकलना है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का वेट करो, आने वाला है, आएगा तो इसमें ऐड कर लेना, खुद ही ऐड मैं करके आपको अपलोड कर दूंगा। मनी एंड बैंकिंग, रेफर टू विवेक 550 प्लस MCQ बुकलेट। PT 365 पढ़ना है एंड यू आर डन विद दिस। लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट दो और खुश रहो। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। जो PDF आपको, ये वाली जो PDF जिससे मैं बता रहा हूँ PPT, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इकोनॉमिक्स के और हैंडआउट्स एंड इंडेक्स नोट्स वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगे, उनको लेने का तरीका वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक बात याद रखना, 979 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करनी है, बहुत अच्छे से फोकस करो, अपना प्लान बनाओ, अपना प्लान बनाओ, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। यूट्यूब पे अननेसेसरी स्ट्रेटेजी देखने से कुछ भी नहीं होगा। डेली 50 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मेरे को डेली 50 क्वेश्चन करने हैं, वो कंप्लीट करिए। 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हर वीक आप एक अच्छा 100 क्वेश्चन का टेस्ट देकर आओ। कोशिश करो कि फैब में आपका पूरा स्टैटिक पार्ट खत्म हो जाए। मार्च से अप्रैल और मई तक आप सिर्फ और सिर्फ FLT लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जिससे कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको पॉलिटी के रिगार्डिंग कुछ नहीं समझ आया तो स्क्रीन पे आपके एंड में पॉलिटी की स्ट्रेटेजिक वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना कि लक्ष्मीकांत से कैसे नोट्स बनेंगे। आप मेरे नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। 2024 में मेरे नोट्स से कितने क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाद में एडिशन हो गया था, आप चैनल पर जाके देखोगे, टेलीग्राम चैनल पर पहले से वहाँ पे नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। इसी के साथ एनवायरमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इस चैनल पर ऑलरेडी है, आप एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच।